इंटरप्रिटेशन। जो आज का हमारा जो टाइटल है टॉप लेक्चर का, इट इज वेव फंक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे जो ये हमारे कंटेंट्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। देन वी टॉक अबाउट द बोर्न्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देन वी टॉक अबाउट द ऑपरेटर एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेव फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज वेव फंक्शन? जैसे देखें उसका नाम ही बता रहा है कि वो फंक्शन है किसका, वेव का। So if you want to define it, a wave function gives the probability of finding the particle at certain location. किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे या किसी भी जगह पे जो किसी पार्टिकल्स के होने के चांसेस होते हैं उसको हम कहते हैं ये उसकी वेव फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि चांसेस। अब अगर आप थोड़ा सा बोहर का मॉडल देखें तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल उसके कहने के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब वो जो सर्कुलर पाथ था उसको उसने नाम दिया था ऑर्बिट में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं वो करते हैं इन ऑर्बिट्स में, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है पाए जाने की वो कहाँ होगी, उस ऑर्बिट के अंदर होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो बोहर की थ्योरी का ये फ्लॉ था, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा था कि बजाय इसके कि एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इट्स प्रेफर कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशंस में के अंदर जो है पार्टिकल्स मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक बहुत जो मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट ये होता है कि जो शायद पार्टिकल है वो स्प्रेड है, पूरा उसने क्लाउड बनाया हुआ है। नो, अगर वो 3 डायमेंशन के अंदर भी रिमूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही उसके पाए जाने के चांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसको एक सर्टेन लोकेशन पे, एक जो खास पॉइंट पे जो पार्टिकल है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसके किसी एक खास लोकेशन पे, खास पॉइंट पे जो उसके पाए जाने के चांसेस होते हैं उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे पास एक डायग्राम है। ये हमें जरा क्वांटम मैकेनिक्स और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है इसमें जो अपर पोर्शन है वहां पे ए एंड बी दो हमारे पास पार्ट्स हैं। अब ये दोनों पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक के जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल्स हैं, वो किसकी पार्टिकल्स की तरह जब बिहेव करता है मैटर, तो वो कैसे होगा? वो एक पोजीशन से दूसरी जगह पे इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे आपको ये रेड डॉट की फॉर्म में नजर आ रहा है, एक पार्टिकल है तो वो आगे पीछे मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। यही जब कॉन्सेप्ट हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ हम लेकर गए तो आप देखें क्लासिकल मैकेनिक क्या कहती थी कि कोई भी पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। यहाँ पे एक और जो कॉन्सेप्ट होता है वो मिसअंडरस्टूड है। वेव का एसोसिएट होना और वेव का प्रोड्यूस होना दो अलग फिनोमिनाज है। ठीक है, पार्टिकल्स के साथ वेव्स एसोसिएट होती हैं। दे कैन बिहेव लाइक अ वेव, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द वेव। ठीक है, तो जब एक पार्टिकल मूव करता है तो वो करता है इन दी फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि इट्स बिहेव लाइक अ वेव। जैसे हम लोग इसी डायग्राम में अगर मैं सी और डी को देखूं या ई एफ जी एच इवन के ये जो तमाम नीचे वाली हैं, ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स को शो कर रहा है और ये हमें ये बता रहा है कि जो एक पार्टिकल्स है दे कैन बिहेव, दे कैन ट्रेवल लाइक अ वेव। अब वेव है तो हमें पता है वेव क्या होती है, एक पाथ लेंथ होती है जिसके अंदर हमारे पास क्रस्ट एंड ड्रफ्ट होता है। तो अगर हम लोग डी ब्रोगले की बात से इत्तेफाक करते हैं कि मैटर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो जो उसकी डिस्क्रिप्शन है क्वांटम मैकेनिक्स की वो हमारे सामने ये सी डी ई एफ जी एच जो पार्ट शो हो रहे हैं इस डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करता है।
अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव्स शो हो रही हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दो तरह की वेव्स शो हो रही हैं। एक हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है और दूसरा हमारे पास पिंक सा कलर आ रहा है। अब इस दो के कहने का क्या मतलब है, ये दो क्यों शो हो रही हैं? देखें, हम लोग ये बात से जो उनसे एग्री हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है इन 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो जो उसके पाथ है वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है और मूव भी करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और वो जो पाथ होते हैं वो रियल्स भी हैं और इमेजिनरी भी हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास ब्लू कलर की जो वेव शो हो रही है ना, ये असल में इलेक्ट्रॉन का या पार्टिकल्स का रियल पाथ है। ओरिजिनली जौन सा है वो क्या है, वो इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन उसके साथ जो अल्टरनेट जो हमारे पास पिंक वेव प्रोड्यूस होती है ना, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें वेव फंक्शन देता है। वेव फंक्शन हमें क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट सर्टेन लोकेशन, किसी भी एक लोकेशन पे जो हमारे पास पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस होते हैं, हम उसको वेव फंक्शन कहते हैं। और चूंकि हमें पता है वेव क्या होता है, वेव प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है किसी भी चीज के पाए जाने की, पार्टिकल्स की इन दी फॉर्म ऑफ वेव, वहां पे उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है। और जहां पे आप देखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड लो है, तो वहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी के चांसेस भी कम होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये मजीद हमें एक्सप्लेन होता है। ये देखिए, वेव जोन सी है ना, वो कंटिन्यूसली चल रही है, तो कहीं पे उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, देन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जहां पे भी किसी वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है ना, वहां पे पार्टिकल्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है या वो ज्यादा होती है। और इसी तरह अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड आपको कम नजर आ रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब चूंकि इस डायग्राम में हमारे पास दो पाथ आ रहे हैं कंटिन्यूसली, हमारे पास जो ब्लू और पिंक वेव लेंथ है वो अपनी पोजीशंस को अल्टरनेट कर रही हैं। इसी वजह से, यही वजह है कि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकते हैं, इनकी मेजरमेंट को, पोजीशन वगैरह की या जो मैस की मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत स्मॉलर पार्टिकल होते हैं और वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो ये एक जो डायग्राम है, इससे हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका भी पता, जो उसकी रीजन है अनसर्टेनिटी की, वो भी क्लियर होती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका पार्टिकल कहाँ पाया जाता है। तो अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो इसका मतलब होता है वहां पे आपकी जो मैक्सिमम है चांस, प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर अब वेव का एम्पलीट्यूड किसी जगह पे कम है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन। मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वेव्स की जो वेव फंक्शन है इसकी इंटरप्रिटेशन की थी, ठीक है। वेव फंक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हम करते हैं साई से। ये आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, ये साई का सिंबल है। एंड इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। अगर आपको किसी चीज की वेव फंक्शन का कहा जाता है कि आप इसका वेव फंक्शन लिखें, तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आप उसको प्रेजेंट करेंगे साई से। मैक्स ब्रॉन हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वेव के वेव फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी थी उसको हम देखते हैं। वो कहते हैं, इट हैज ऑल द डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल एंड इज इट ट्रू। ये तो उसकी डेफिनेशन से भी पता चल रहा है कि किसी भी एक जगह पे पार्टिकल्स की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। तो अगर हमें किसी उसकी पता चल गया कि ये इधर प्रेजेंट है, तो हमें उस पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है। मोर इमीडिएटली इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। तो जो वेव फंक्शन होती है ना, ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है कि इस वक्त अगर हम लोग ये भी मानते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वो 3 डायमेंशन में होता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता होगा, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन।
The state of quantum mechanical system can be completely understood with the help of psi। ठीक है, इसको हम आगे मजीद देखेंगे कि कैसे हमें मजीद पता चलता है कि ये जो psi है, जो वेव फंक्शन है, इससे हमें क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हेल्प मिलती है। वेव फंक्शन कैन बी रियल एंड इमेजिनरी, ये तो हम पहले देख चुके हैं जो पीछे डायग्राम में, कि हमारे पास एक रियल पाथ बना था, ठीक है, जो हमारे पास ब्लू वेव थी, लेकिन उसके अल्टरनेट बिल्कुल एक इमेजिनरी जो पाथ है वो भी बनता है। एंड इट इज थॉट कि इलेक्ट्रॉन कैन फाउंड इन बोथ रियल और इमेजिनरी पाथ्स। एंड एक और यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोगों ने ये तो कह दिया कि जो वेव फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साई से, लेकिन जो अकेला जो साई है, जो हमारे पास वेव फंक्शन है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। बोहर ने यही बात कही थी कि अगर आप कहते हो कि हमारे पास वेव फंक्शन है तो साई है, तो साई इटसेल्फ है, इट हैज नो मीनिंग। मैक्स बोर्न ने इस वेव फंक्शन की जो इंटरप्रिटेशन की थी, ही सेड दैट वेव फंक्शन इज ओनली क्वांटिटी दैट इज मीनिंग ऑफ साइज स्क्वायर। ये जो साइज स्क्वायर है ना, यहाँ जब हम इसको कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर आप खाली साई की बात करते हो तो इट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, के वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। बट इफ यू वांट कि इसका कोई मीनिंग होना चाहिए, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तो वो हमें मैक्स बोर्न ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि वेव फंक्शन की सिर्फ वो क्वांटिटी मीनिंगफुल है, वो हमें सिर्फ जो है कोई इंफॉर्मेशन देगी, जो क्या होगी वो होगी साई स्क्वायर। और इस साई स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबल डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम जो हमारे पास एरिया है फाइंड आउट करने का एक पार्टिकल को, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबल डेंसिटी। इसको आप मजीद यूं देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक घर में रहते हैं, ठीक है, अब घर होता है तो उसके अंदर तो कई सारे कमरे होते हैं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है घर के अंदर वो क्या है, मैक्सिमम है। चूंकि घर के अंदर डिफरेंट कमरे होते हैं, अब अगर हम एक कमरे में प्रेजेंट है तो उस कमरे में जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, जबकि जो उसके साथ वाला कमरा है वहां पे हमारे पाए जाने की चीज कम होंगे। ऐसे ही है। तो यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का है कि अगर हम एक पूरे घर की बात करेंगे, वहां पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो तो मैक्सिमम होगी, ठीक है, 100% होगी। लेकिन अगर हम उस घर के अंदर ही डिफरेंट जो कंपार्टमेंट्स हैं इन दी फॉर्म ऑफ रूम, वहां पे अगर अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो हम जिस कमरे में प्रेजेंट होंगे वहां हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारे पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर जो अल्टरनेट कमरे हैं वहां पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, वहां उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या जो हमारी प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं वो क्या होंगे, कम। ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसको हम साइज स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द साइज स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल दैट पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही बात है कि जो हमारे पास साइज स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट। जैसे अभी मैंने आपको घर वाली एग्जांपल दिया है, तो ये बिल्कुल अपने आप को समझाने के लिए एक बेहतरीन बात है कि घर के अंदर तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो सकती है डेंसिटी, लेकिन एक पर्टिकुलर कमरे में हमारी जो प्रोबेबिलिटी चांसेस है वो क्या होंगी, वो अलग होंगी। A wave function is generally complex, but psi square is always real and non-negative. अब इसकी वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, यानी कोई ना कोई तो वैल्यू प्रेजेंट होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे पार्टिकल ने प्रेजेंट होना ही है, ये जरूरी है। मैम नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोगों ने शो किया है किससे, साइज स्क्वायर से, and it tell us that where the electron is likely to be found in the space around the nucleus. If you want to talk about its definition, then हम ये बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए ही। So where the electron is likely to be found in space around the nucleus, इसको हम कहते हैं probability density, यानी कि वो एरिया न्यूक्लियस के स्पेस में जहां पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, उसको हम कहते हैं probable density।
इसको मजीद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हमने ग्राफ किया है। इसमें आप देखें एक्स एक्सिस पे हमने लिया है साई स्क्वायर दैट इज द वेव फंक्शन, और जो एक्स एक्सिस है वहां पे हमने लिया है डेंसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जो वाई एक्सिस है वहां पे हमने लिया है साई स्क्वायर दैट इज द वेव फंक्शन। अब आप देखें जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट ऑलमोस्ट 11.5 तक गया है। यहाँ पे ये हमारे पास कर्व आया है कि जैसे जैसे जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ रहा था, क्या था हमारे पास जो वेव फंक्शन था, जो प्रोबेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की, वो इंक्रीज हो रही थी। और एक पॉइंट ऐसा आया जहां से हम आगे जब मूव किए, न्यूक्लियस के रेडियस इंक्रीज हुआ फर्दर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो क्या हुआ वहां पे जो उसकी फाइंडिंग की पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो गई। ठीक है, तो एक पीक थी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम थे। अब इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एग्जैक्टली इधर से इसकी वेव फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे अगर मेरे पास 5 है, इसको मैं जाके इस ग्राफ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे एक वेव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 6, तो इस जो करंट ग्राफ है इसके अंदर आपको कहा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है वो 5 से 7 के दरमियान में है। ऑल दो जो मैक्सिमम है वो 6 पे है, पीक जो सा था ना उसका पॉइंट वो 6 है। लेकिन अगर हम उसके इर्द गिर्द भी देखें, स्पेस जो स्पेस की बात हो रही है ना, तो 5 to 7 जो हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वहां पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो उसका वेव फंक्शन है वो मैक्सिमम है। इसी तरह जब हम उससे आगे मूव किए थे, हमने वहां पे देखा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने के चांसेस कम है। तो वेव फंक्शन जो सा है इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किसके साथ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड टू बी मैक्सिमम। एक स्पेस के अंदर जो हमारे पाए जाने की जाता है, अगर इसको हम घर वाली एग्जांपल के साथ ही कंसीडर करें तो जो हमारा पूरा घर है वो क्या है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। कहीं ना कहीं तो हम पाए जाएंगे घर के अंदर, लेकिन जिस कमरे में पाए जाएंगे वहां हमारी जो वेव फंक्शन है वो हमारा मैक्सिमम होगा। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो है तो हम अपने घर के अंदर, तो वो जो पूरी स्पेस है जहां हमारे पाए जाने के चांसेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये आगे फर्दर आपके पिछले ग्राफ की ही एक्सप्लेनेशन है। स्कीमेटिक डायग्राम में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन इज मोर लाइकली टू बी फाउंड बिटवीन 5 to 7 यूनिट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। और हमने ये भी देखा है कि जैसे हम लोग फर्दर मूव किए थे न्यूक्लियस से अबाउट 11.5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो क्या हुआ था, अल्टरनेटिवली हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो वैनिश हो गया था। But we can say if there is a 100% probability, then the electron is somewhere, we can say its probability is 1। ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको पता चल जाए कि किसी जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी जैसे परसेंट जो हमारे पास 100 है, तो वहां पे हम उसे कहते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी 1 है। जैसे इसको अगर हम फिर ही अपने घर वाली एग्जांपल के साथ कंपेयर करें, अगर आप घर में मौजूद हैं, ठीक है, आप घर में प्रेजेंट है, तो उस वक्त आपकी परसेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 है। सो 1 इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। जो वेव फंक्शन की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 1 होती है। और वो कब होती है, जब आपकी प्रोबेबिलिटी की जो परसेंट है, जो चांसेस हैं, वो एक लोकेशन पे 100% हूं, उस वक्त हम कह सकते हैं कि वहां पे प्रोबेबिलिटी या जो वेव फंक्शन है वो 1 है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बोहर इंटरप्रिटेशन पास्टुलेट्स। ये बोहर के पास्टुलेट्स हैं और इन पास्टुलेट्स की बेस पे उसने अपनी इंटरप्रिटेशन की थी वेव फंक्शन के बारे में। कुछ इसके पास्टुलेट्स जो थे उनके बारे में रिस्ट्रिक्शंस भी थी, साइंटिस्ट ने उसको इतना नहीं उनकी बात को माना था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे एडमिट दैट के जो बोहर ने इंटरप्रिटेशन की थी वेव फंक्शन के बारे में वो ठीक थी। Now let's we see. There are several restrictions on the acceptability of the wave function. Wave function must not be infinite anywhere. It must be finite everywhere. ये बात इसकी बिल्कुल ठीक थी कि जो वेव फंक्शन है वो कभी इन्फिनिट नहीं हो सकती, बल्कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली होगी।
wave function must be have the single value and it can only have one value at each point in the space. ये भी इसकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो हमारे पास जो वेव फंक्शन की है वो सिंगल ही होगी. Next one is the second derivatives of wave function must be well defined at least fit useful into the Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation जो सा है वो एक माइलस्टोन है, ठीक है, क्वांटम के अंदर और वेव फंक्शन के अंदर. Schrödinger वेव इक्वेशन हमें बताती क्या है? ये जो Schrödinger वेव इक्वेशन है बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है इलेक्ट्रॉन के मास और एनर्जी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, किसके between the mass and the potential energy of the electron. तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसको जो वेव फंक्शन के साथ ही हम रिलेट करते हैं. तो अगर वेव फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं तो जो इसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यूज वेल डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उनकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यूज होनी चाहिए कि अगर हम उनको वेव फंक्शन के वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करें देन वी गॉट सम सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स. The second derivatives of the functions cannot be taken only if it is continuous, no sharp step, and it is the first derivative is continuous. अगर आपका पहला derivative wave function का continue है, then there is no need to take its second derivative. But if you taken the second derivative along wave function, ठीक है, तो ये आपके लिए necessary है कि उसकी value definite होनी चाहिए. Wave function must not be continuous and must have the continuous first derivative. Because of these restriction, ये इसके जो कुछ पॉइंट है, acceptable solution to the Schrödinger wave equation do not result in arbitrary value for the energy of the system. ये जो कुछ 5-6 पॉइंट्स हमें बताए थे, ठीक है, किसने? मैक्स बॉर्न ने. इनकी ये जो कुछ बातें थी इनको जो श्रोडिंगर से, जिन्होंने आयरन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रेजेंट किया था या जो डिस्कवर की थी, इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करते थे. क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है बिटवीन एनर्जी एंड मास. तो एनर्जी की वैल्यू जो वहां पे कैलकुलेट करते थे वहां पे असल में होना तो ये चाहिए था कि जो वेव फंक्शंस की वैल्यू आती हैं उससे हमारी एनर्जी की वैल्यूज को कैलकुलेट होना चाहिए था. लेकिन ये कुछ इसकी जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो ये बातें कह रहे थे, इनकी वजह से हम लोग वेव फंक्शन की वो वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज नहीं कर रहे थे. ओवरऑल ये तो हमें पता ही है कि जो एनर्जी होती है वो किसी भी पार्टिकल की क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है. एनर्जी कैन नेवर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड. तो ये जो इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स थे इनकी वजह से हमें ये पता चला, जो श्रोडिंगर थे उन्होंने भी क्या किया कि जो सोल्यूशन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का उसके जो रिजल्ट में नहीं थे. यहाँ पे जो उसने कुछ बातें की थी वो बिल्कुल ठीक थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू इन्फिनिट नहीं होती बल्कि कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जरूर होती है, फिनिट वैल्यू प्रेजेंट होती है. ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी. इसके बाद उन्होंने कहा कि जो वेव फंक्शन की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए. फिर उन्होंने बात की थी आगे से डेरिवेटिव्स की. तो डेरिवेटिव जो होते हैं वो हम डेरिवेटिव लेते क्यों हैं? बेसिकली किसी भी जो फंक्शन होता है, जैसे वेव फंक्शन को इंक्रीज या जो डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो इसने डेरिवेटिव्स की बात कर दी तो उसने कहा था कि पहले तो होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स है किसी भी वेव का वो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए. अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले भी रहे हैं तो उसकी भी वैल्यू वेल डेफिनेट होनी चाहिए कि वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर यूज हो सके. बट ये जो इसके पॉइंट्स थे ये बिल्कुल ठीक थे, ये एक्यूरेट थे. एट दैट टाइम जो थे साइंटिस्ट ने इनके साथ रेजिस्ट किया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो क्या हुआ, एट द एंड दीज पॉइंट्स आर कंसीडर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री. एट द एंड क्या हुआ था, जो श्रोडिंगर भी थे उन्होंने भी मैक्स बॉर्न की जो ये एप्लीकेशन थी, जो इंटरप्रिटेशन थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया था.
नाउ वी टॉक अबाउट द वेव फंक्शन। अब जो हमारे पास वेव फंक्शन है, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि वेव फंक्शन को हम प्रेजेंट करते हैं साई के साथ, और जो साई है इसकी इटसेल्फ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो साई है इसकी इटसेल्फ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप कहते हैं कि साई क्या है, तो इट्स जस्ट अ सिंबल। इसका सिग्निफिकेंट जो मीनिंग है वो कब होगा, जब साई के ऊपर क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द साई हैव द सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। नाउ व्हाट इज द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। हमारे पास वेव फंक्शन आगे से फर्दर दो तरह के हम देखेंगे। एक हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है और दूसरा हमारे पास नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या है, इफ द इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू वेव इज फंक्शन इज जीरो, वी नोन एज द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अब हमारे पास एक वेव है, ये साई है, साई स्टार एंड साई, सो ये देयर आर टू, इनको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं साई स्क्वायर। सो द इफ वी टेकिंग द इंटीग्रेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेव फंक्शन इज जीरो। अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आएगा तो वो क्या होगा, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होगा। इट इज नॉन डिजेनरेटेड, ठीक है, इसमें डिजेनरेसी बिल्कुल नहीं पाई जाती, एंड इट इज द सिंगल वैल्यू सॉल्यूशन। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये था ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, जिसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। बट इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो इसमें क्या है, इज द इफ द इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन बिटवीन लिमिट इज यूनिटी। अगर तो दोनों वेव्स का जो प्रोडक्ट है वेव फंक्शन का बिटवीन लिमिट, अगर उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, वन के इक्वल आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। Now let's consider the 1D सिस्टम। अगर हम 1D सिस्टम में प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की बिटवीन लिमिट ए एंड बी एट टाइम टी, तो आप क्या लिखेंगे, आप उसको कैसे लिखेंगे, यही आप फॉर्मूला देखें। यहाँ पे आप लिमिट लिख देंगे, नीचे वाली लिमिट आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है, और ऊपर क्या लिख देंगे, बी। So there is a probability of finding an electron between limit, that is A and B at time t. So there is two wave psi and psi star, and we are talking about the time, तो हम लिख देंगे with respect to time, and it is equal to unity. So this is called normalization, and what does it mean? ये जो unity है हमारे पास, इस unity का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास यूनिटी है, इस यूनिटी का क्या मतलब है, ये जो यूनिटी है ये रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल शुड बी समवेयर, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की बात करते हैं तो वो तो वैल्यू ही जीरो दे रहा है, उसके कहने के मुताबिक यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो तो एक जो सा वो नॉन आइडियल सा केस है। बट एज वी नो अकॉर्डिंग टू बोहर इंटरप्रिटेशन कि जो वैल्यूज हैं इट्स मस्ट बी फिनिट, उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है। सो वी जनरली टॉक अबाउट द नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, और इसको ही हम लोग यूज करते हैं। एंड हाउ वी डिफाइन इट, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन बिटवीन लिमिट एंड इट इज इक्वल टू यूनिटी। और इस यूनिटी को, ये यूनिटी का क्या मतलब है कि पार्टिकल शुड बी समवेयर, कहीं ना कहीं आपका जो पार्टिकल है वो मौजूद है, उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पे है, उसके पाए जाने के चांसेस वहां पे मौजूद है, वहां पे जो परसेंटेज है प्रोबेबिलिटी की वो क्या है, 100। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स। हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की अगर हम सिंपली डेफिनेशन देखें, सो व्हाट इज दैट, इट इज द mathematical instruction which act on some function to get an other function। अब फंक्शन क्या होता है, जो कोई भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। और ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर को हम एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं,
और हमें उसको अप्लाई करने के बाद एक और फंक्शन मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे ये डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि वी आर हैविंग एन ऑपरेटर दैट इज द मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन व्हेन वी अप्लाई इट ऑन अ फंक्शन। जब हमने ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया देन वी गॉट एन अदर फंक्शन। दिस एंड अदर फंक्शन इज नोन एज ऑपरेंड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। जब आप एक ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करने के बाद आपको जो नया फंक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगर हम इनको अकेला लिख दें तो इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लस होता है, हमारे पास माइनस है, हमारे पास डिवीजन है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मतलब ये जो तमाम के जो हमारे पास चीजें हैं ये क्या हैं? ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। लेकिन इन ऑपरेटर्स पे क्या होता है? इन ऑपरेटर्स का इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस या इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये आपको कुछ बता रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको किसी फंक्शन पे अप्लाई करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे पास फंक्शन है 1, अगर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है 1 + 1, तो देखिए मेरे पास एक और फंक्शन आ जाएगा जो क्या होगा? 2। तो तब भी कोई मीनिंग निकला है। इसी तरह अगर हम लोगों ने माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। इनको हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? हमें कोई नया फंक्शन मिलता है। बट इटसेल्फ ऑपरेटर की जो होती है वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। ठीक है। आगे हम अब देखते हैं। अब ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताई थी। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ये देखें मेरे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर d/ds डिफरेंशिएशन ऑफ x3, और जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको हम देखें तो d/dx यानी कि जो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन है इट्स एक्ट लाइक एज एन ऑपरेटर। यहाँ पे जो x³ है ये हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ फंक्शन। और जब हम लोगों ने इसकी डिफरेंशिएशन की, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया जिसको हम ऑपरेंड भी कहते हैं, दैट इज 3x²। तो ये इसकी एक एग्जांपल है समझने के लिए। सबसे पहले कि ऑपरेटर होता क्या है? एक ऑपरेटर कोई भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। जैसे हमने इसको बहुत सिंपली वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना था तो हमने कहा कि हमारे पास प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, बट इटसेल्फ उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अनटिल वी गॉट द फंक्शन। इसी तरह ये एग्जांपल में डिफरेंशिएशन के एग्जांपल है कि हमारे पास d/dx है, डिफरेंशिएशन है, और हम वो किसकी ले रहे हैं? x³ की। अब यहाँ पे d/dx है वो हमारे पास ऑपरेटर है, x³ हमारे पास फंक्शन है। जब हमने इसकी डेरिवेशन की, इसको हमने सॉल्व किया, देन वी गॉट एन अदर फंक्शन एंड दिस अदर फंक्शन इज नोन एज ऑपरेंड। ठीक है। तो ये जो थे ये ऑपरेटर्स थे। अब हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स में डील करते हैं वो हम डिफरेंट डायनामिक वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी। सो देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ 3 ऑपरेटर दैट वी आर यूज। वन इज द लीनियर ऑपरेटर, लैप्लाशियन ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर जो होता है, आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये जो दोनों ऑपरेटर है ना, ये लीनियर ऑपरेटर ही की आप कह लें कि टाइप्स है और ये इसको ही डील करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जब बात करते हैं किसी ऑपरेटर की तो वो तमाम के तमाम ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। तो हमारे जो मोस्ट यूज्ड ऑपरेटर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो लैप्लाशियन ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स हैं। नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी? लीनियर ऑपरेटर की। ठीक है। लीनियर ऑपरेटर क्या है? एन ऑपरेटर ए हैट इज सेड टू बी लीनियर इफ देयर आर 2 फंक्शंस। हमारे पास एक ऑपरेटर है और उसके साथ 2 फंक्शन है। जैसे ये फर्स्ट वन एग्जांपल में आप देखें, ये जो हमारे पास ए है ये एक लीनियर ऑपरेटर है या एक ऑपरेटर है, इसके साथ 2 फंक्शन है। एक हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है? हमारे पास यहाँ पे जो एक फंक्शन है वो है f, और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है? g। ये दोनों फंक्शन के ऊपर जब हमने अपना ऑपरेटर a हैट को अप्लाई किया, देन वी गॉट एन अदर फंक्शन। अब जो अदर फंक्शन है उसमें क्या हुआ है? इंडिविजुअली जो ऑपरेटर a है
उसने एफ के ऊपर भी एक्ट किया है, प्लस इंडिविजुअली ऑपरेटर ने जी के ऊपर भी एक्ट किया है। सो दिस इज द लीनियर ऑपरेटर। ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है u प्लस वी, उनकी हमने डिफरेंशिएशन की है, डी ओवर डी एक्स किया है, तो क्या हुआ, पहले एक दफा डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन करेगा u की, देन प्लस डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन करेगा v की। इसी तरह अगर हमने इसकी डबल डिफरेंशिएशन करनी है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो अगेन एक दफा वो एक फंक्शन के साथ करता है, जैसे ये हमारे पास आया, और दूसरी बार v के साथ दूसरे फंक्शन के साथ किया तो हमारे पास दूसरी वैल्यू। तो इस तरह हमें ये पता चला कि जो एक ऑपरेटर है वो किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है और हमें क्या दे देता है, एन अदर फंक्शन, जिसको हम ऑपरेंड भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे लीनियर ऑपरेटर्स की। तो लीनियर ऑपरेटर्स क्या है, लीनियर ऑपरेटर कब होगा, जब एक ऑपरेटर दो फंक्शंस पे एट अ टाइम ऑपरेट करेगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके अंदर जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं, दे आर लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, द लीनियर ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द ऑपरेटर ऑन द सम ऑफ टू फंक्शन गिव द सेम रिजल्ट एज द सम ऑफ टू रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट द सेम ऑपरेशन ऑन टू फंक्शन सेपरेटली। तो ये लीनियर ऑपरेटर की क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ऑपरेटर दो फंक्शंस के सम के ऊपर अप्लाई करने से वही रिजल्ट दे जो आप अलग अलग किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है किसका, फंक्शंस का। ठीक है, सम है दो फंक्शंस का, उसने हमें जो रिजल्ट दिए हैं, सम ऑफ टू रिजल्ट, वो क्या होगा, वो वही आना चाहिए कि अगर आप लोग उस फंक्शन के ऊपर सेपरेटली अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पे सेपरेटली फंक्शन प्रेजेंट होगा तो उसका भी वही रिजल्ट आना चाहिए जो उसका सम करने से आया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लीनियर ऑपरेटर है। और जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं ये हमेशा वी आर टेकिंग द स्क्वायर, इसको हम लोगों का स्क्वायर लेने से ये आता है। इफ वी आर टेकिंग रूट, अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉन लीनियर। इसी तरह अगर हम इसका लॉग ले लें तो फिर भी क्या होगा, ये नॉन लीनियर। तो लीनियर ऑपरेटर के लिए, नॉन लीनियर ऑपरेटर के लिए हमारे पास क्या मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन थी कि वी डू नॉट टेक द अंडर रूट। अगर आप अंडर रूट ले लेंगे देन इट विल बी नॉन लीनियर। इसी तरह अगर आप लोग लॉग भी लेंगे किसी वैल्यू का, किसी फंक्शन का, तो वो भी जो आपके पास ऑपरेटर एंड अदर ऑपरेटर जनरेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नॉन लीनियर होगा। बट इफ यू आर टेकिंग द स्क्वायर, अगर आपने स्क्वायर लिया है तो जो रिजल्टिंग एंड अदर फंक्शन आपके पास ऑब्टेन होता है वो क्या होगा, वो लीनियर ऑपरेटर होगा। जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके अंदर जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो यूजली हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होते हैं। मैम सबसे मेरा पहले जो क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर यूज होता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, इट इज द लैप्लासियन ऑपरेटर एंड वेरी कॉमन ऑपरेटर इन द क्वांटम मैकेनिक्स। और इसको हम जो प्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं डेल स्क्वायर से। ये जो सिंबल है ये हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली डिवाइडेड बाय कर्ली जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिमेंशंस है एक्स वाई जी, कर्ली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल इन स्मॉल चेंज को, स्क्वायर है, ये जो डेल स्क्वायर है ये लैप्लासियन ऑपरेटर है और इस है जो हमारे पास इक्वल है। Now, if we have to know about the Schrödinger wave equation, Schrödinger wave equation क्या है? Basically, Schrödinger wave equation हमारे पास एक डिफरेंशिएशन एनर्जी इक्वेशन है और इसकी हम जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट तो आप यहाँ पे इक्वेशन को देखें, ये क्या कहता है कि ये हमारे पास इक्वेशन लिखी है फॉर 3 डिमेंशन, अ पार्टिकल दैट मूव इन 3 डिमेंशन। हमें पता कैसे चला ये 3 डिमेंशन के लिए लिखी हुई है? देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस भी थे, मेरे पास वाई एक्सिस भी थे, यहाँ पे मेरे पास जी एक्सिस भी थे। साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, कि जो लोकेशन ऑफ द पार्टिकल है वो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई में भी है और जी में भी है।
So this is also is 8 pi square m is the mass, E minus V. What is E minus V? V is the potential energy, E is the total energy. So total energy minus potential energy is equal to kinetic energy divided by h square. Planck's constant है, and similarly psi is the wave function, so it must be equal to 0. ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी जिसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. अब आप ये देखें कि अगर इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे हमने अपना लैप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई करना है तो हम कहाँ कर सकते हैं. As we know that there is the value of del square curly square divided by curly x square plus curly square divided by curly y square plus curly square divided by z square. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर भी ये पोर्शन जोन सा है वो हमारे पास प्रेजेंट है, बट दे आर एसोसिएटेड विद द साई दैट इज वेव फंक्शन. वेव फंक्शन को अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो बाकी जो चीज बचेगी इट्स मस्ट बी इक्वल टू डेल स्क्वायर. तो हमने क्या किया, लैप्लासियन ऑपरेटर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो कि हमारे पास थी हमने उसके ऊपर अप्लाई किया. ओके, देन व्हाट वी गॉट अ न्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वायर साई. ये जो डेल स्क्वायर है ये तमाम डायमेंशंस की जगह पे आया है, साई स्क्वायर एच सच और ओवरऑल वैल्यू वैसे ही रही. ठीक है, तो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन व्हेन वी पुट द लैप्लासियन ऑपरेटर. सिमिलरली हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन मास एंड द पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो H है. इसको हम लोग एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, और जो इसकी वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यानी कि लैप्लासियन ऑपरेटर माइनस h स्क्वायर divided by 8 pi square m over m plus v, where v is the potential energy. अब अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर अप्लाई करें, सो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हम लोगों ने कहाँ से ड्राइव की है, ये जो अभी हम लोगों ने पीछे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर लैप्लासियन ऑपरेटर को जब पुट किया है तो क्या हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म आई. Then we are taking this one Schrödinger wave equation. अब आप इसमें देखें, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने जो जीरो है उसको खत्म किया. डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर साई, ये जो पोर्शन था सेकेंड हाफ इसको हमने इक्वल के उस साइड ले गए. ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस, वाई वी आर टेकिंग माइनस क्योंकि पहले यहाँ पे प्लस था अब ये माइनस आ गया, माइनस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, एंड हियर इज e माइनस v. सो फर्स्टली e डिवाइड मल्टीप्लाई विद द साई, सो e साई माइनस v साई. ठीक है, इक्वेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करते जाना है. नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने साई ई की वैल्यू को अलग कर लिया. उसके लिए अब हमने क्या किया है, इसको ही रीअरेंज किया. साई ई जो ये जहाँ पे जो प्लस हो रहा था माइनस हो रहा था वो उधर इक्वल के उस साइड जाके प्लस हो चुका है. देन बाय रीअरेंजिंग दिस वन इक्वेशन वी गॉट द साई ई साई. ठीक है, यानी कि जो एनर्जी की जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसको हम लोगों ने टोटल एनर्जी के वेव फंक्शन को अलग किया है. अब इसको जब हमने अलग करना था तो हमें क्या करना पड़ा, जो चीज इक्वल के जो इधर डिवाइड हो रही थी वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गई, और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गई है. इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे चीज माइनस हो रही थी ई साई के साथ वो दूसरी जगह इक्वल की उस साइड जाके पॉजिटिव होगी. सो ये सिंपल एक मैथमेटिकल जो हमारे पास रीअरेंजमेंट थी, इसको रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास जो ई यानी कि टोटल एनर्जी का जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई. अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको ही हमने फर्दर रीअरेंज किया है. हमारे पास दो पोर्शन थे, यहाँ पे भी हमारे पास साई की वैल्यू है, यहाँ पे भी हमारे पास वेव फंक्शन प्रेजेंट है. बाय टेकिंग द वेव फंक्शन कॉमन, हमने वेव फंक्शन को यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आया, डेल स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर m प्लस v, ठीक है, और साई हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो क्वेश्चन आया है वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट दैट इट इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, h। तो अगर हम इसकी जगह h पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल h साई इक्वल टू ई साई, ठीक है। यानी कि जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो आपने अप्लाई किया है एक वेव फंक्शन पे, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन पे जो कि हमारे पास वेव फंक्शन था। देन वी गेट एन अदर फंक्शन, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन प्रोड्यूस हो गया जो कि हमारे पास क्या है, ई साई, यानी कि एनर्जी का वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटर्स की बात क्लियर होगी। हमने कहा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारे पास एक मैथमेटिकल जो इंस्ट्रक्शन है जो हम किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। इस करंट सिचुएशन में इसको हमने जब सिंप्लीफाई करके देखा तो हमने देखा कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो क्या है, साई है। इसके ऊपर हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर अप्लाई करेंगे देन वी गॉट एन अदर फंक्शन, हमारे पास एक और फंक्शन आ जाएगा जो इस करंट सिचुएशन में हमारे पास क्या है, इट इज द एनर्जी वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये भी पूछा जाए कि यू हैव टू प्रूव दैट कि डेल्टा साई इज इक्वल टू ई साई, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो एच साई है प्रूफ करें कि वो इक्वल है ई साई पे, तो आपको ये जो सारी डेरिवेशन है ये परफॉर्म करना पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का रिलेशन पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू डेल स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m प्लस v। और जब आपने इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म में पुट करना है तो आप उसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो अल्टरनेटिवली यू गॉट दैट एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो ये दो ऑपरेटर हैं जिनको हम यूज करते हैं, वन इज द लैप्लासियन एंड अदर वन इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये जो दोनों ऑपरेटर हैं ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स हैं। At last we will talk about the eigen functions and eigen values, ठीक है। eigen functions और eigen values क्या होती हैं। इफ एन ऑपरेटर एक्ट ऑन अ वेव फंक्शन, अगर कोई ऑपरेटर, जैसे अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की भी बात करते हैं तो वो हमें देता है ऑपरेट ऑन वेव फंक्शन एंड वी गेट द सेम फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, देन वी कॉल्ड इट द आइगन फंक्शन, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। इसको जो बेहतरीन समझने की बात है आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ही ज़हन में लाएं। वो कहता है इफ एन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन अ फंक्शन, ऑपरेटर हमारे पास इसके इक्वेशन में क्या है, एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इफ एन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन अ वेव फंक्शन, साई क्या है, वेव फंक्शन। अगर एक ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करेगा एंड वी गॉट द सेम फंक्शन विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू वी कॉल्ड इट द आइगन फंक्शन। अब आप इस देखें हमारे पास है एच साई, एच हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसने एक्ट किया है किसके ऊपर, साई वेव फंक्शन। देन वी गॉट द सेम वेव फंक्शन, हमारे पास देखें यहाँ पे भी साई था ना, आगे भी हमारे पास साई आया है, वेव फंक्शन तो सेम आ गया है। यानी कि जो आप कहते हैं कि ऑपरेटर किसी फंक्शन पे एक्ट करता है तो एक अदर फंक्शन देता है, वो जो वो अदर फंक्शन है वो सेम आ जाए जिसके ऊपर आपके ऑपरेटर ने एक्ट किया है विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये एनर्जी है ना, एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी की वैल्यू होगी विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेड टू बी आइगन फंक्शन। और ये जो वैल्यू आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जैसे ये करंट सिचुएशन में ई है, इसको हम क्या कह देंगे, आइगन वैल्यू। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। इफ एन ऑपरेटर एक्ट ऑन अ वेव फंक्शन and we get the same wave function by multiplying with some constant, then the wave function is known as eigen function and constant जो numerical value है उसको हम क्या कहेंगे, eigen value। इसको मजीद एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, देखें ए हैट है, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है जो एक्ट कर रहा है किसी वेव फंक्शन पे। अब जो वेव फंक्शन है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड पोजीशन, देन वी गॉट द सेम फंक्शन।
तो आपको क्या होगा, आपने बिल्कुल सेम फंक्शन ही ऑब्टेन किया है, साई एक्स टी ही ऑब्टेन किया है, बट विथ सम कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या है, ये लैम्डा है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द आइगन फंक्शन, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू। और ये जो लैम्डा, इट्स में बी रियल एंड कम्प्लेक्स, बट इन दिस केस साई इंटू एक्स टी इज आइगन फंक्शन एंड लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। ओके, सो यही आज तक का हमारा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले वेव फंक्शन के बारे में देखा, वेव फंक्शन क्या है। इसके बाद मैक्स बॉन्ड की इंटरप्रिटेशन है, उसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, उनको आपने ऐसा ही याद करना है। देन वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो क्या है। फिर हम लोगों ने ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के बारे में देखा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन में जो हमारे पास इंटीग्रेशन प्रोडक्ट होता है किसी भी वेव फंक्शन के स्क्वायर का, वो इक्वल होता है जीरो के, और ये नॉन डीजेनरेटेड और सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है। वो नॉन डीजेनरेटेड है, उसकी वैल्यू डीजेनरेसी नहीं आती। डीजेनरेसी क्या होती है, बेसिकली हमारे पास जो डीजेनरेसी है ना, इसका मतलब होता है डीजेनरेट होना, ठीक है, रिप्रोड्यूस होना। तो लेकिन जो हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होते हैं वो नॉन डीजेनरेटेड होते हैं, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ये डीजेनरेसी पाई जाती है, यानी कि उनके अंदर जो एनर्जी की भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का क्या डेफिनेशन थी, दैट इफ द इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू वेव फंक्शन इक्वल टू यूनिटी, तो उसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। उसका जो एक्सप्रेशन था वो भी हमने देखा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स में फिर हमने टाइप्स देखनी थी, लीनियर ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये लीनियर ऑपरेटर्स की तो एक जनरल सी ही डिस्कशन थी कि वो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो इट इज द सम ऑफ टू फंक्शंस दैट गिव द सेम रिजल्ट एज द टू रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट द सेम फंक्शन ऑन टू फंक्शन सेपरेटली। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो हमारे पास लीनियर ही होते हैं, और इस करंट में जो हमारे पास लैप्लेशियन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये ज़्यादा जो से इम्पोर्टेंट है। लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेटर और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देन वी गॉट एन अदर इक्वेशन, जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखा, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। और जब आप इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में फिट करेंगे और उसको ड्राइव करते जाएंगे, सॉल्व आउट करेंगे मैथमेटिकल जो रूल्स अप्लाई करके, एट द एंड यू गॉट द एच साई इक्वल टू ई साई, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो सा है ये बाज दफा पूछा जाता है कि प्रूव करें एच साई इज इक्वल है ई साई के, तो आप लोगों को ये सारी जो डेरिवेशन है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, इसको उसके अंदर लिखना है। एट द एंड हमने बात की है आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज की। सो आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यू जो उनसे हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, व्हेन द ऑपरेटर एक्ट ऑन function then we get the same wave function by multiplying with some constant value। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास आइगन फंक्शन है, और वो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और एग्जांपल लिखूं आइगन फंक्शंस या आइगन वैल्यूज की, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इज इट आइगन फंक्शंस और नॉट। मैं लिखती हूँ डी ओवर डी एक्स, ये मेरे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। फंक्शन हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, हमारे पास आंसर क्या आता है, ये इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो हम लिखेंगे ना डी ओवर डी एक्स और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
मेरे पास आएगा 2x। अब आप देखें कि मेरे पास पहला फंक्शन था एक्स स्क्वेयर, जब इसके ऊपर हमने डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो एन अदर फंक्शन आया ना वो मेरे पास आ गया 2x। अब 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट x आया है, हालांकि पहला फंक्शन था एक्स स्क्वायर था। सो दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन, या आइगन फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया है डी, मैम ये डिफरेंट डबल डिफरेंशिएशन थे डिफरेंशिएशन ले 2x ही लेते है। हैं किसकी, साइन एक्स की। डी एक्स स्केयर, डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने जो फंक्शन अप्लाई किया है वो हमने किसको अप्लाई कर दिया है, वो हमने अप्लाई किया है साइन एक्स को। मतलब कोई एक एंगल बन रहा था ना साइन एक्स का, एग्जाम्पल कोट किया। अब ये मेरे पास जो साइन एक्स है ये मेरे पास फंक्शन है और ये डबल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। जब मैंने इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास आ जाना है माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो अब देखो साइन एक्स पहले भी फंक्शन था, साइन एक्स पहले बाद में भी वही सेम फंक्शन जो सा है हमारे पास रिप्रोड्यूस्ड हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन है बट इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। ओके, सो आइगन फंक्शंस को आपने समझना है कि क्या है, व्हेन यू ऑपरेट ऑन व्हेन यू ऑपरेट एन ऑपरेटर ऑन अ वेव फंक्शन ऑन अ फंक्शन देन वी गेट द सेम। अगर आपको बिल्कुल सेम ही जो वेव फंक्शन है वो मिल जाता है बाय यूजिंग सम कांस्टेंट वैल्यू तो उसको आप कहते हैं आइगन फंक्शन, और जो उसकी वैल्यू आएगी उसको कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ एमसीक्यू टाइप में इस तरह की चीज पूछी जाएगी, कुछ बताएंगे भाई इसका जो आंसर है वो ये आइगन फंक्शन है या नहीं, तो आपने उसको सॉल्व करके देख लेना है कि इज इट आइगन फंक्शन और नॉट। जी, सो स्टूडेंट्स अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क। अच्छा जी, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, मैम हम वन बाय वन आइगन देख लेते हैं। क्वेश्चन के असल लिए में मेरी स्लाइड शो थी ना तो मुझे चैट शो नहीं हुई। मैम बस करें, अदीबा लियाज कह रही है मैम ठीक है भाई बस कर दिया है, आधा मैम घंटा तो आइगन पहले ही वेस्ट हो गया था। मैम आइगन फंक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव जो आपने लिया है वो लेना जरूरी है।